और आइए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा, आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल की चिट्ठी सामने आई है। जी हां, लड़की की हत्या, वहां निर्माण को तोड़ने के लिए चिट्ठी है। सेमिनार हॉल के पास टॉयलेट को तोड़ने के लिए चिट्ठी। मर्डर के दूसरे दिन ही प्रिंसिपल ने ये चिट्ठी लिखी थी। तुरंत निर्माण को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। ये चिट्ठी हम आपके सामने दिखा रहे हैं आपको। यही वो चिट्ठी है, सेमिनार हॉल के पास टॉयलेट तोड़ने की ये चिट्ठी है। और मर्डर के अगले ही दिन तुरंत निर्माण को हटाने के लिए पत्र लिखा गया था। तो तुरंत निर्माण को हटाया जाए, ये पत्र लिखा गया था। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है। और आइए आपको वो चिट्ठी दिखाते हैं विस्तार से। टॉयलेट्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता ऑन अर्जेंट बेसिस। You are hereby requested to do the needful immediately as per demand of resident doctors of RG Hospital। ये साफ तौर पर चिट्ठी बता रही है कि अगले ही दिन आदेश दिए गए। सेमिनार हॉल के पास टॉयलेट को जो निर्माण कार्य चल रहा था उसे हटाने के आदेश दिए गए। इसमें आप ये देखिए, डॉक्टर्स रूम, ये देखिए ड्यूटी, डॉक्टर्स रूम, इन शब्दों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इन शब्दों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरह से ये आदेश दिए गए। जो रेनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स रूम के पास में, ये रेनोवेशन को तुरंत बंद कराया जाना चाहिए। ऑल डिपार्टमेंट्स, ये कहा गया है इसमें। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देयर आर डेफिशिएंसी ऑफ ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स। ड्यूटी जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर थे, यहाँ पे डेफिशिएंसी है। और जो सेपरेट टॉयलेट को बनाने की कोशिश थी या अटैच टॉयलेट थी, इनको अर्जेंट बेसिस पे, ये देख रहे हैं आप, ये अर्जेंट बेसिस पे आनन फानन में ये फैसला लिया गया। और मर्डर के अगले दिन, जिस दिन हत्या हुई उसके अगले दिन ये आदेश दिया गया, नीडफुल इमीडिएटली, यानी जो जरूरत है इसका आदेश का पालन इमीडिएटली हो, यानी जल्द से जल्द हो, तुरंत इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये साफ तौर पर चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इसमें ये भी लिखा है, द इशू इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, यानी जो सेमिनार हॉल के सामने जो टॉयलेट था जिसका निर्माण कराया जा रहा था, उसमें निर्माण कार्य चल रहा था, ये बात उजागर हुई कि निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर सेमिनार हॉल के पास में। और उसके बाद इसे रुकवाने की कवायद हुई और वो चिट्ठी में साफ साफ लिखा है इमीडिएटली इसका एक्शन लेना जरूरी है। तो ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इसी चिट्ठी की, जिसमें ये जो प्रिंसिपल के जरिए ये आदेश दिए गए। इसमें हम जो शब्दों का आपको बता रहे हैं, ये गोल घेरे में जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स रूम, यानी ये लापरवाहियां थी एक सेमिनार हॉल में। और जिस तरह से जो निर्माण कार्य चल रहा था डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान, ये सवाल उठाता है। ये तो बताता है कि जांच करने के लिए कहा गया और निर्माण कार्य रुकवाने के लिए कहा गया, लेकिन ये गलतियां भी या लापरवाहियां भी उजागर करता है इस केस में, जो ये बताता है कि निर्माण कार्य चल रहा था डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान। ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेप और मर्डर हुआ। ये दर्दनाक मामला सामने आया, बेरहमी से हत्या की गई, वहीं पर ही मरम्मत का काम चल रहा था, एक टॉयलेट की मरम्मत का काम। लेकिन क्यों चल रहा था, सवाल ये है, डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान क्यों चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल उजागर करती है चिट्ठी, जो कि आदेश तो दिए गए कि निर्माण कार्य रोक दे, इससे पहले क्यों नहीं कहा गया था? इस बात को क्यों नहीं समझा गया कि यहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर रहते हैं और वहां निर्माण कार्य हो रहा है? ये एक बड़े सवाल खड़े करती है चिट्ठी। और फिर जब मर्डर हो जाता है, जब बड़ी लापरवाही उजागर हो जाती है, आरजीकर अस्पताल में मर्डर हो जाता है सेमिनार हॉल में, उसके बाद कहा जाता है कि अब निर्माण कार्य रुकवा दीजिए। ये मरम्मत क्यों हो रही थी, सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं। और चिट्ठी के जरिए इस बात की पुष्टि होती है कि मरम्मत हो रही थी और मर्डर के बाद निर्माण कार्य रुकवाया गया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस जगह पर रेप और मर्डर हुआ, ये जघन्य अपराध हुआ, उसी जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था। और वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वो भली भांति तस्वीरें, और उसके बाद वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और रविशंकर दत्ता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रविशंकर दत्ता, मैं आपके पास आ रही हूं। ये चिट्ठी दरअसल इस बात को उजागर करती है कि मर्डर के अगले दिन आदेश दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर मरम्मत का काम जारी था और बहुत एक बड़ी लापरवाही को ये सामने लाता है, एक बड़ा खुलासा है।
रविशंकर दत्ता जी बताएं। जी, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है रवि जो सामने आया है। ये चिट्ठी सामने आ गई है प्रिंसिपल की कि मर्डर के अगले दिन निर्माण कार्य को रुकवाया गया, पहले से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देखिए, यहाँ पे समझने में कुछ गलती हो रहा है। जो काम वहाँ पे हो रहा था उसको रुकवाने के लिए नहीं, उसको करने के लिए बोला गया था। चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि 10 तारीख को जितने भी सारे डॉक्टर्स रूम है, ये जितना सारा ऑल क्यों लिखा हुआ है या अर्जेंट बेसिस पे ऑल डॉक्टर्स रूम के जो टॉयलेट्स है उनको आपको रेनोवेशन करना है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि सेमिनार रूम जिस फ्लोर में मर्डर हुआ था, सेमिनार रूम और डॉक्टर्स रूम के बीच में जो बाथरूम है उसका रेनोवेशन करवाना था, लेकिन एक करवाते तो सबको वहाँ पे संदेह होता। तो इसीलिए अगले दिन, जिस दिन मर्डर हुआ, अगले दिन सारे डॉक्टर्स रूम और बाकी के जो रूम है उनका जो बाथरूम है उसको यहाँ पे रिनोवेशन करने के लिए कहा गया, अर्जेंट बेसिस पे करने के लिए कहा गया। यहाँ पे कुछ समझने की गलती हो रहा है। इसको रोका नहीं जाने, मतलब ऐसा नहीं कि पहले से हो रहा था आप उसको रोक दो, ऐसा नहीं कहा गया। कुछ हो नहीं रहा था, अब करो उसको, ये ऐसा उसको यहाँ पे बोला गया है चिट्ठी में। तो और चिट्ठी में ये कहा गया तो इमीडिएट रेनोवेशन की जरूरत है। जी रवि, एक बात और करिए आप स्पष्ट। आप बता रहे हैं कि रेनोवेशन किया जाना था, हटाने के लिए नहीं कहा गया, यानी क्या कुछ मिटाने की, सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी जो एकदम से आदेश दिए गए कि रेनोवेशन होना चाहिए? देखिए, TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जिन्होंने दिखाया था कि ऐसा जहाँ पे 9 तारीख को आपका मर्डर हुआ है, अगले दिन वहाँ पे रेनोवेशन शुरू हुआ है, उसका विजुअल्स हम दिखाए थे। तो यहाँ पे सवाल उसी के लिए उठ रहा है कि ऐसा कौन सी ज़रूरत आ गई थी कि वहाँ पे आपको रेनोवेशन करना था। और क्योंकि यहाँ पे सबूत मिटाने के बात ही सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सारे डॉक्टर्स रूम के लिए ऑर्डर दिए गए थे, बाथरूम जो है उसके लिए ऑर्डर दिए गए थे, एक के लिए नहीं। वो बचने के लिए अर्जेंट बेसिस पे ऑल डॉक्टर रूम्स बाथरूम को रेनोवेशन करना है, ऐसा बोला गया। लेकिन क्यों ऐसा जरूरत था? जिस दिन मर्डर हुआ अगले दिन, जो आप कह रहे थे कि शुरू में ऐसा अगर कुछ कार्य हो रहा था तो इमीडिएटली उनको स्टॉप करना था, लेकिन अगले दिन जैसे ही मर्डर हुआ अगले दिन उसको शुरू करने के लिए ऑर्डर दिया गया PWD को। ये क्यों हुआ? और संदीप घोष ने इसको किया, ऑर्डर दिया, इसका कारण क्या है? क्या उनको पता था क्या होने वाला है, या तो फिर उस बाथरूम में उस रात क्या हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है मर्डर के बाद जो लोग ने कुछ काम, ये घटना को अंजाम दिया था, अपना वो वहाँ पे हाथ पैर या तो खून जो है वो धो रहे थे? बहुत बड़ी डिटेल्स है, एक बहुत बड़ा खुलासा आप दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी। मैं कुमार कुंदन आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर संदीप घोष की तरफ से, जो कि प्रिंसिपल है, जो अभी अरेस्टेड है, जेल में है, अगर उनकी तरफ से PWD को इस तरह से कहा गया कि यहाँ रेनोवेशन कार्य होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? क्राइम सीन था, इसे लॉक किया जाना था, इस क्राइम सीन को, और रेनोवेशन का काम क्यों हो रहा है? यानी कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। देखिए निधि, इसको बहुत गूढ़ तरीके से समझना पड़ेगा। पहली नज़र में आप देखेंगे तो बहुत ही सामान्य सा ये पत्र दिखेगा, जिसमें कि यह लिखा हुआ है कि अस्पताल में नीड ऑफ एन आवर है, कि वहाँ पे वॉशरूम और तमाम तरह की चीज़ें सही तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। ये पूरे अस्पताल के लिए है। मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसा वर्ड लिखा हुआ है उसको देखकर रवि भी जैसा बता रहे हैं, ये पूरे अस्पताल के लिए है। लेकिन शुरुआत उसी जगह से क्यों होती है जिस जगह पे हत्या हुई थी? मेरा सवाल ये है कि शुरुआत उसी जगह से क्यों होती है रेनोवेशन का जिस जगह पे हत्या हुई थी? और जिस जगह पे हत्या हुई है और जो टॉयलेट है, दोनों के बीच की दूरी महज 50 मीटर की है। तो क्यों नहीं इसको हम सबूत छिपाने, सबूत मिटाने और भटकाने की दृष्टिकोण से देखें? अस्पताल में और भी जगह वॉशरूम की प्रॉब्लम है, अस्पताल में और भी तमाम समस्या है, लेकिन अचानक से 3rd फ्लोर पे ही जाके निधि आप रेनोवेशन का काम शुरू करते हैं, वो भी तब जब पता है कि क्राइम सीन वही हुआ है। तो इंस्टीड ऑफ कि उस प्लेस को आप वहां पे सिक्योर करें, आप बाद में भी रेनोवेशन कर सकते थे वहां, लेकिन वहीं पे आप रेनोवेशन का काम करते हैं। यह इस सामान्य पत्र के असामान्य मंशा को दर्शाता है, जिस बात को TV9 भारतवर्ष सबके सामने ला रहा है। पहली नजर में मैं फिर कह रहा हूं निधि, अगर आप इस पत्र को देखें तो एक जनरलाइज्ड लेटर लगता है जो कि पूरे अस्पताल को लेकर किया गया है कि वहाँ वॉशरूम की स्थिति ठीक नहीं है, और जहाँ ये डॉक्टरों की मांग है कि इस जगह को ठीक करना चाहिए, जहाँ जहाँ अस्पताल में वॉशरूम वगैरह ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले उसी जगह जाके क्यों, जिस जगह पे प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जिस जगह पे बात है कि वहीं पे मर्डर हो सकता है, तो आप पहले वहीं जाके तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं और उसी वॉशरूम को रेनोवेट करना शुरू करते हैं। जो CBI सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, पीड़िता के फिंगरप्रिंट्स आसपास के 1-2 कमरों में मिले हैं। अब आप सोचिए जरा कि निश्चित रूप से जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है
उसके आसपास पीड़िता घूमी होगी, उसके आसपास गई होगी, हो सके वो वॉशरूम में भी गई होगी, हो सके वॉशरूम में कोई और आदमी भी आया होगा। तो तमाम तरह के एविडेंस को तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया एक तरीके से। तो आपने एक सामान्य पत्र लिख के एक असामान्य चीज किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यही बात टीवी9 भारतवर्ष उठा रहा है कि अगर एक लेटर लिख भी दिया आपने तो शुरुआत आपने उस जगह से क्यों किया जिस जगह पे प्लेस ऑफ ऑकरेंस है। यानी मंशा में संशय है। बहुत बड़ी बात कुमार कुंदन आप बता रहे हैं, इनकी मंशा में संशय था, तभी 3rd फ्लोर से शुरू किया गया जहां पर सेमिनार हॉल था, जहां पर क्राइम हुआ, जहां पर ये इतना जघन्य अपराध हुआ, वहीं से शुरू किया गया टॉयलेट की मरम्मत का काम। ये सवाल उठाता है। मैं आ रही हूं कुमार आपके पास, रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, इस चिट्ठी में, ये चिट्ठी एक तरह से सबूत है ये बताने के लिए कि तुरंत कार्रवाई होती है और अर्जेंसी और इमीडिएटली शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो कि बताता है कि ये संदीप घोष के जरिए, प्रिंसिपल के जरिए ये कोशिश की गई कि तुरंत आनन फानन में सब कुछ हो जाए और आनन फानन में मरम्मत हो जाए, और वो भी शुरुआत हो सेमिनार हॉल के सामने से जहां पर क्राइम हुआ है। क्राइम सीन को क्यों नहीं इवैक्यूएट कराया गया, क्यों नहीं लॉक किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कल जब कोलकाता के सड़कों पे सारे लोग उतरे थे, उसका पहले जूनियर डॉक्टर्स उतरे थे, वो सब कोलकाता पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं विनीत गोयल, उनका इस्तीफा मांग कर रहे थे। और कारण यही है, कहा जा रहा है कोलकाता पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब तक सीबीआई नहीं हुआ था, तब उन्होंने इसका बारे में कोई व्यवस्था क्यों नहीं लिया। अगर जो जगह है वहाँ पे आपका एविडेंस टेम्परिंग होता है तो फिर जो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए जो लोग ये काम के ऑर्डर दिए थे। और ऑर्डर दिए थे संदीप घोष, क्या सोच के ऑर्डर दिए थे ये वही बताएंगे। उनका अलग अलग टेस्ट हो रही है, नार्कोटिक्स टेस्ट हो रहा है, सीबीआई उनको पूछताछ कर रही है। अब ये लेटर सामने आने के बाद मर्डर के साथ वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, एटॉल जुड़ा हुआ है कि नहीं, या तो फिर ये कोइंसिडेंस है, जो भी हो, क्यों ऐसा लेटर दिया गया जहाँ पे आपका मर्डर हुआ है उसका बाजू वाला बाथरूम पे आप रिनोवेशन का काम करने के लिए कहते हैं, अगले दिन जहां आपका एविडेंस टेम्परिंग हो सकता है, धूल उड़ सकती है, 1000 लोग जाना आना रह सकता है, जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं क्या उन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई। रवि, मैं आपको रोक रही हूँ। शहजाद पूनावाला साहब इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। शहजाद साहब, एक चिट्ठी हम दिखा रहे हैं जिसमें संदीप घोष जो अरेस्टेड हैं, वो प्रिंसिपल, उन्होंने पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर टॉयलेट की मरम्मत होनी है, उसी जगह पर जहाँ पर रेप और मर्डर हुआ था। आपने जो लेटर अभी दिखाया है, मैं साधुवाद करता हूं आपके नेटवर्क को, आपने स्मोकिंग है वो प्रमाण दिखाया है। जो इंस्टीट्यूशनल कवर अप कैसे किया जाता था ममता बनर्जी सरकार के द्वारा, वो दिखा दिया है आपने। पहले हमने देखा माता पिता का कल जो बयान है, पुलिस वाले जो है पैसे ऑफर कर रहे थे क्रिमेशन जल्दबाजी में की। अब संदीप घोष का ये पत्र अगले दिन की इसकी तोड़फोड़ कर दो, क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दो, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 30 साल में हमने नहीं देखा। ये स्मोकिंग गन है कि भाई ये प्रिंसिपल तोड़फोड़ करवाकर सबूत मिटा रहा था और आपने उसको प्रमोट कर दिया, आपने 4 घंटे में उसको पद दे दिया। कोलकाता पुलिस ने इससे पूछताछ नहीं की, सीबीआई ने इसको अल्टीमेटली गिरफ्तार किया। अब इसके बाद ममता बनर्जी का अपने पद पर बने रहना ये नामुमकिन है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, कमिश्नर पुलिस को भी इस्तीफा देना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि जब हम लोग इस्तीफा मांगते हैं तो ममता बनर्जी डॉक्टर्स को टीएमसी एमएलए के द्वारा धमकाती है, और संविधान बचाओ वाली मंडली, लड़की हूं लड़ सकती हूँ कहने वाली मंडली आज पूर्ण तरीके से क्वाइट है। अगला फोन राहुल गांधी जी का लगाइए, अगला फोन प्रियंका जी का लगाइए कि माता पिता के बयान और इस पत्र के बाद ममता बनर्जी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। शहजाद साहब, माता पिता का तो ये भी कहना है कि उन्हें रिश्वत देने की भी कोशिश की गई, बॉडी घर पर थी और तब रिश्वत देने की कोशिश की गई। कोलकाता पुलिस पर इल्जाम लगाए। मैडम आप देखिए, अब ये सारी चीजें जो है, जो टीवी9 खास करके इसको बहुत बता रहा है, आपके वहां के रिपोर्टर्स और बाकी लोग, इसको जोड़ के देखिए। हर अटेम्प्ट किया गया, पहले आपने गुमराह किया माता पिता को, सुसाइड बोला, फिर जब वो पहुंचे तो उनको कोऑपरेट नहीं किया, फिर एफआईआर में डिले किया, फिर क्रिमेशन जल्दबाजी से करवाया, फिर एविडेंस तोड़ने के लिए आपने पहले तो ये डिस्ट्रक्शन ऑर्डर दे दिया संदीप घोष ने, फिर गुंडों को भेजकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करवा दी। तो पूरा इंस्टीट्यूशनल कवर अप क्यों? बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सच दबाओ और बेटी को न्याय मत दिलाओ, ये इनका नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद जी प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन बहुत बड़े सवाल उजागर होते हैं और टीवी9 भारतवर्ष के पास ये चिट्ठी मौजूद है, ये एक तरह से सबूत है ये बताने के लिए कि जिस रात को मर्डर हुआ, जिस रात को रेप हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ, अगले ही दिन ये कहा गया पीडब्ल्यूडी को कि टॉयलेट की मरम्मत होनी, और ठीक वहीं पर जहां सेमिनार हॉल में ये क्राइम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर दत्ता और कुमार कुंदन ये जानकारी देने के लिए, बड़ा खुलासा करने के लिए।
बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां पर मस्जिद को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है, हंगामा हो गया है। मस्जिद के विरोध में शिमला में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। शिमला के संजौली में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मस्जिद के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं हिंदू संगठन के लोग। और संजौली में ये इलाका है जहां पर मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हंगामा हुआ है। ये कहना है कि जो निर्माण कराया गया मस्जिद के ऊपर वो अवैध है, इलीगल है, और इसी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं लोग। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों को देख रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं और नारेबाजी की जा रही है। इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है, वार पलटवार देखने को मिल रहा है पक्ष और सत्ता पक्ष की, विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन इस बीच लोगों का प्रदर्शन रुका नहीं है, प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार में जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि अवैध निर्माण है, और ऐसे में हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन पर उतारू हैं। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में आप देख रहे हैं शिमला में प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है इन तस्वीरों में। इस बीच एक अपडेट ये भी है कि प्रदर्शनकारियों से मिले हैं अनिरुद्ध सिंह मंत्री, और विरोध प्रदर्शन की इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर जिस पर हर किसी का ध्यान है वो तस्वीर है जिसमें प्रदर्शन में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी पहुंच गए हैं। ये देख रहे हैं आप, अनिरुद्ध सिंह भी पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि अवैध निर्माण हुआ है और अब प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक और मस्जिद निर्माण पर शिमला में हंगामा है, तो दूसरी तरफ हिमाचल सरकार के मंत्री भी धरने पर पहुंच गए हैं। ये दो तस्वीरें देखिए जिसमें पता चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स के साथ दिखाई दे रहे हैं हिमाचल सरकार के मंत्री, और जो मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं उनका साथ दिया जा रहा है, उनका समर्थन किया जा रहा है। और अब आपको सुनाते हैं विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का क्या कहना है, क्या मांगे हैं उनकी। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। डीसी महोदय, एसपी साहब और कमिश्नर साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी, उस कमिटमेंट के लिए हमें अश्योर कराने आए हैं कि जो आपने जो ये हेयरिंग की जो डेट रखी है उस हेयरिंग के डेट में गोल तरीके से उस पर कार्रवाई न हो, स्पष्ट रूप से इसका डिसमेंटल का जो है ऑर्डर दिया जाए। क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर ऑपोजिशन और मंत्री जी अनिरुद्ध सिंह ने और बिट्टू वर्मा जी ने साफ रूप से इसको उठाया है और माना है कि इलीगल है, ये डॉमिनेशन होनी चाहिए। हमारे मंत्री महोदय अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब कोई एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। मस्जिद का मामला है 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया, जहां से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते, और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। मस्जिद तो हिंदू तुड़वा के रहेगा क्योंकि लोकेलिटी में है, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो ये प्रदर्शन है, आगे आगे लड़ाइयाँ होगी और हिंदू समाज इसके लिए एकत्रित होगा। तो ये आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है, वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार से, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी को तुरंत आइडेंटिफाई करे प्रदेश भर में, और जैसे जैसे काम जहां जहां हो रहे हैं और जो इनपुट आपको आम समाज जैसे ये हम सब लोग दे रहे हैं, ये इनपुट आपके पास में जैसे आता है, उन एक्टिविटीज को तुरंत बंद करे, उनको डिमोलिश करे, उनको यहाँ पर कहीं ढारा बन गया, कहीं पर नेशनल हाईवे के ऊपर में हम परमाणु से लेकर के संजौली तक में देखते हैं, एक भी कोई ऐसा
मोड़ नहीं है जहां पर कोई ना कोई ढारा बनकर कर तैयार होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो, वो कहीं पर बैन के रूप में हो, वो कहीं तरपाल लगा करके हो, वहां पर पता नहीं क्या बेच रहा है। और जो जीएसटी पे कर रहा है दुकानदार अंदर बैठ करके, उसके कांग्रेस वहां छापे मारे जा रहे हैं। और जहां पर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर शक होता है प्रशासन के ऊपर में भी कि कहीं हफ्ता सरकार के रूम में या सरकार के अधिकारियों के रूम में इन लोगों से लिया जा रहा। कैसे इलीगल इनका यहाँ एंट्री हो गई। पॉलिटिशियनों की छत्रछाया में जो यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है वो किसने किया है? मुसलमानों ने किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि इसको प्रशासन जितना जल्दी हो सके गिरा दे, नहीं तो अपने आप उस निर्माण को गिराने के लिए दम रखता है। तो हिंदू संगठनों ने अपनी मांगे रखी हैं कि प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अब सवाल है कि आखिर मस्जिद के विरोध में ये प्रदर्शन शुरू कैसे हुआ। हम आपको इसकी डिटेल में जानकारी देते हैं। शिमला में मस्जिद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये शुरू कैसे हुआ? दो समुदायों के कुछ लोगों में मारपीट शुरू हो गई। आरोपियों के मस्जिद में छिपने के आरोप हैं। मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर लोग फिर उतर आए। हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताया है, इसे इलीगल बताया है। और विरोध प्रदर्शन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मस्जिद पर शुरू हुआ ये विवाद सड़कों पर प्रदर्शन तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। शिमला में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अवैध निर्माण का आरोप लगाया जा रहा है। मस्जिद की जो ऊपरी मंजिलें हैं इसमें अवैध निर्माण का आरोप लगाया जा रहा है। मस्जिद को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिमला में बवाल मचा हुआ है। अवैध निर्माण का आरोप लगाया है कि ये निर्माण अवैध है, इलीगल है और ये एनक्रोचमेंट किया गया है, यानी अतिक्रमण किया गया है। मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। एक और हिंदू पक्ष का दावा है कि 2010 से अवैध निर्माण शुरू हुआ, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि मस्जिद का निर्माण 1947 से पहले किया गया था। वहीं हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हिमाचल सरकार के पास मालिकाना हक है। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वहीं हिंदू पक्ष इसे अवैध कब्जा बता रहा है और मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि अभी इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई जारी है, यानी मामला सब जुडिस है, कोर्ट के भीतर है, तो ऐसे में कुछ नहीं किया जाना चाहिए। अब इस बीच मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू का बयान भी आ गया। कानून अपना काम कर रहा है, ये सीएम सुक्खू का कहना है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाना चाहिए, कानून तोड़ने वालों को बख्शेंगे नहीं, ये सीएम सुक्खू की तरफ से कहा गया। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। तो सीएम सुक्खू को आपने सुना, वो कह रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सुबह से हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है, अभी अब की क्या स्थिति है? क्या प्रशासन कंट्रोल करवा पाया है और आगे क्या बताया जा रहा है इस मामले में? देखिए, अभी का अपडेट ये है कि प्रदर्शनकारी जो वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने खुद ही प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया है। दो जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा था। संजौली, जहाँ पर ये जो मस्जिद है उसके अवैध निर्माण का जहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है, वहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा था, और शिमला के चौड़ा बाजार में प्रदर्शन हो रहा था। दोनों ही जगह पर प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि मस्जिद अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो फिलहाल ये एक राहत की बात है कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद थे उन्होंने अपना आंदोलन ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है और उग्र आंदोलन की बात कहते हुए ही इसको ख़त्म किया गया है। अब से थोड़े दिनों में नगर निगम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है। अब देखना होगा कि नगर निगम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि मामला नगर निगम कोर्ट के सामने है और वहीं पर ही फैसला होगा कि ये अवैध निर्माण है या नहीं। लेकिन अभी वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन जो प्रदर्शन वहाँ पर सुबह से चल रहा था, जो सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो फिलहाल खत्म होने की बात कही जा रही है।
बड़ा अपडेट दे रहे हैं मोहित मल्होत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका। बता रहे हैं मोहित की कॉल ऑफ कर दिया गया है फिलहाल आज के दिन का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन आगे इस मामले में कोर्ट के भीतर ये मामला है और अब आस कोर्ट से है। हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, इस पूरे विवाद पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि इलीगल तो इलीगल है, अगर वो इस बात का वो जवाब दें, अगर वो स्ट्रक्चर इलीगल है, चाहे मस्जिद है चाहे मंदिर है, कोई भी, मैं अक्रॉस बोलूँगा, तो उसको जो है उसको तोड़ना चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल अगर बनाना होता है तो प्रशासन की अनुमति ज़रूरी होती है। कोई भी क्या बोली है, 2010 से लेकर एक चल रहा है, 2024 हो गया है, सारी सरकारें इसमें रही हैं, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, मेयर्स जो है कम्युनिस्ट भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गलत को, अगर वो गलत स्ट्रक्चर है, वैसे भी कंक्रीट जंगल हिमाचल प्रदेश शिमला जो है बन चुका है, इसके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है अगर वो इलीगल है, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जवाब में है, 44 पेशियाँ हो गई है पहले, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, बार बार ऑफेंडर है वो, उनको नोटिस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिजली पानी काटनी हो, अभी एक इंस्टेंस बताऊंगा, पीछे किसी ने ढारा जो है अपनी प्राइवेट ज़मीन के अंदर बनाया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सेम डे तोड़ा। जब आप बार बार उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं इतने सालों से कि अभी आपने 1 मंजिल बना ली, अब आपने 2 मंजिल बनाई, उनकी बिजली पानी काट के एकदम एक्शन लो। गलत तो गलत है, बस मेरा मानना ये है। इसको राजनीतिक रूप देना ज़्यादा मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और इस बीच सियासत भी बहुत तेज हो गई इस विवाद को लेकर। मस्जिद विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, मोहब्बत की दुकान में नफरत नफरत, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, ये ओवैसी ने पूछा और कहा है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत सामने आई है। तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा वार किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे मोहब्बत की दुकान में कैसे नफरत आ गई, ये सवाल पूछा गया है, तंज कसा गया। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आज की एक और, दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को फटकार लगाई है। अगर आपको भारत पसंद नहीं तो भारत में काम मत कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया, सरकार से कहेंगे कि आपको ब्लॉक कर दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने विकिपीडिया को अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है। एक न्यूज एजेंसी के विकिपीडिया पेज को एडिट करने का मामला है। एडिट पेज में एजेंसी को सरकार के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने के टूल के रूप में बताया गया। कोर्ट ने विकिपीडिया को एडिट करने वालों का नाम पूछा था। विकिपीडिया का जवाब है कि बेस भारत में नहीं, समय लगेगा, यानी जवाब देने में समय लगेगा। और विकिपीडिया की तरफ से और क्या कुछ दलीलें दी गई या सफाई में क्या कुछ कहा गया, और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, विकिपीडिया ने जवाब में क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए मामला एक न्यूज एजेंसी से संबंधित है, जहां पर न्यूज एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची थी। उन्होंने कहा कि जो विकिपीडिया है, जहां पर ये प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पेज को एडिट कर सकता है जिसमें उसकी छवि को खराब किया गया है और मौजूदा सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला टूल बताया गया है। इसको लेकर उन्होंने विकिपीडिया से जानकारी मांगी तो उनको नहीं दी गई। जब कोर्ट के पास पहुंचे तो कोर्ट ने भी उनको निर्देश दिया था विकिपीडिया को कि आप इसके बारे में जानकारी दें, लेकिन कोर्ट ने जो समय और निर्देश दिया था उसका पालन नहीं किया गया। तो एक बार फिर से जो न्यूज एजेंसी है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और जब कोर्ट को बताया गया कि निर्देश का पालन नहीं हुआ है तो कोर्ट ने टिप्पणी करी और कहा कि अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है आप जो है भारत छोड़ दें, अगर कंप्लाइंस नहीं कर सकते हैं, और इसको लेकर सरकार को भी कहेंगे। हालांकि जो विकिपीडिया के वकील हैं उनकी तरफ से दलील दी गई और कहा गया कि हम इसमें कुछ सबमिशंस कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि विकिपीडिया का जो बेस है यानी हेडक्वार्टर वो भारत में नहीं है तो हमें कोर्ट तक आने में समय लगा, जिसकी वजह से कंप्लाइंस नहीं हुआ। तो इस मामले में अवमानना क्यों ना उन पे की जाए, कार्रवाई ना की जाए, इसको लेकर के नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई अक्टूबर में होनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक सख्त टिप्पणी की गई विकिपीडिया को लेकर और अब इस पे जवाब मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में बड़ी ताकत बनने जा रहा है। जी हाँ, समंदर से लेकर जमीन और जमीन से लेकर आकाश तक भारत के स्वदेशी ब्रह्मास्त्र का डंका बज रहा है। अब एक स्वदेशी कंपनी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। देश के स्वदेशी बॉम्बर अनमैन एरियल व्हीकल यानी बॉम्बर UAV ने पहली उड़ान भरी है। इस बॉम्बर ड्रोन का नाम है FWD-200। ये डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। FWD-200 को देश की कंपनी फ्लाइंग विज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। FWD-200 ड्रोन की तुलना अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से की जा रही है।
लेकिन खास बात यह है कि इस ड्रोन की कीमत अमेरिकी ड्रोन MQ-9B से 10 गुना कम है। अपनी लागत के कम दाम पर FWD-200 ड्रोन कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशन में भी भारत को मजबूत पोजीशन में स्थापित करता है और ये ड्रोन आसमान में जाकर दुश्मन खेमे में तबाही ला सकता है। इसका निशाना अचूक है और ये मिसाइलों को भी अपने साथ ले जा सकता है। और आइए कुछ और डिटेल में आपको खासियतें बताते हैं। FWD-200 कितना अचूक है, कितना सटीक है, आइए आपको बताते हैं। ये देखिए डिटेल आपके सामने आ गई। अधिकतम स्पीड इसकी 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 किलो का पेलोड उठा सकता है, तो सबसे बड़ी खासियत तो यही है। टेक ऑफ में 498 किलो का वजन उठा सकता है। बिना रुके 12 से 20 घंटे तक इसकी उड़ान जारी रहती है बिना रुके। और निगरानी के लिए ऑप्टिकल पेलोड से ये लैस है। इसके अलावा हवाई हमलों, बमबारी के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से भी ये लैस बताया गया है। समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर भी काम करने में ये बहुत सक्षम है, इसकी खासियतों में से एक है। तो ये बड़ी बात है और ये भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। जी हाँ, कुर्स्क के विध्वंस को 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, सवाल यही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त का अपडेट वॉर जोन से। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को पुतिन तैयार हैं। शांति वार्ता में भारत मध्यस्थता कर सकता है, ये पुतिन की ओर से कहा गया। यानी मीडिएटर बन सकता है भारत। भारत ही नहीं, भारत, चीन, ब्राजील मध्यस्थता कर सकते हैं, ये भी पुतिन की ओर से कहा गया। और हमारे साथ सुमित, हमारे डिफेंस एडिटर, जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बहुत बड़ा बयान है पुतिन की ओर से, वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा खत्म हुआ और एक आस जगी, एक उम्मीद जगी कि मध्यस्थता भारत कर सकता है, और अब पुतिन ने तो इस बात के लिए कह भी दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत की बढ़ती साख या फिर भारत पर ये विश्वास है, और ये दोनों तरफ से विश्वास है। देखिए, एक तरफ दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे वो रूस हो या फिर यूक्रेन हो, लेकिन दोनों ही देश किसी एक सहमति पर आकर अगर बैठ है अभी भी इस युद्ध के मैदान में, वो है कि भारत इसमें निगोशिएशन के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक मीडिएशन कर सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों देशों को कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि भारत किसी एक पक्ष की तरफ से नहीं रह जाएगा। और एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि भारत अगर उसमें चाहे तो वो बातचीत कर सकता है, निगोशिएशन के लिए बैठ सकता है। और इस समय जब युद्ध अपने चरम पर है, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो भारत का एक बार फिर से ना माना रशिया की तरफ से, और खुद ऐसे वक्त में जब भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हुआ यूक्रेन में लगातार, उसके बाद ये बात कही जानी, इसके बहुत बड़े मायने निकलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इसके मायने बहुत बड़े हैं दोनों मुल्कों के लिए, दोनों ही नहीं, तीनों मुल्कों के लिए, यूक्रेन के लिए भी, रशिया के लिए भी और भारत के लिए भी। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, कुर्स्क की जो जंग इस वक्त चल रही है वो बहुत ज्यादा भीषण है। 1 महीना पूरा हो चुका है, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, ना रूसी सेना पलटवार में पीछे है। दोनों तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। क्या कुर्स्क में यूक्रेनी सेना बढ़त बना रही है? क्या पूरे कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा? आखिर कुर्स्क में 1 महीने बाद स्थिति क्या है इस वक्त, आपको पूरी डिटेल बताएंगे आपको कि यूक्रेन पर रूस का जो प्रहार है वो भी जारी है। बीते 24 घंटे में कई रूसी शहर पर बड़े अटैक हुए हैं। इस बीच IAEA ने दुनिया को परमाणु अलर्ट जारी किया है। आखिर दुनिया पर ये कैसा खतरा है जो मंडरा रहा है? तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्स्क से ही है। सबसे बड़ी खबर ये कि रूस यूक्रेन जंग का पूरा 1 महीना हो चुका है। कुर्स्क में 30 दिन हो चुके हैं, लगातार ये संघर्ष जारी है, ये वॉर जारी है। 1 महीने बाद भी कुर्स्क में भीषण युद्ध अभी भी जारी है। कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना।
आपको बताते हैं कुछ और डिटेल में जानकारी। पूरे 30 दिन यानी 1 महीना कुर्स जंग चली है और अभी भी जारी है ये। और कैसे जारी है? 1 महीने पहले यूक्रेन की दरअसल इस इलाके में कुर्स में घुसपैठ हुई थी। आपको बता दें कि यूक्रेन ने ये साजिशन, ये पूरी रणनीति के साथ घुसपैठ की। बॉर्डर पार करके कुर्स में यूक्रेन के जो जवान हैं, जो सेना है, वो दाखिल हुई। 6 अगस्त को रूसी सेना पर अटैक किया गया। इसके अलावा जो डिटेल मिल रही है, यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले भी हुए हैं। रूसी सेना की ओर से यूक्रेनी सेना पर हुए जवाबी एक्शन के बावजूद जो यूक्रेन की सेना है वो रुक नहीं रही है। कुर्स्क में अभी क्या स्थिति है? पार की जंग जारी है कि कुर्स्क में, आपको बता दें। इसके अलावा 10,000 यूक्रेनी सैनिक इस वक्त कुर्स्क में मौजूद हैं, जो कि चुनौती है रूस के लिए। और यूक्रेनी टैंक यहाँ पर मौजूद हैं। धीरे धीरे यूक्रेन आगे बढ़ता चला जा रहा है इस इलाके में। बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। रूसी सेना रोकने में नाकाम है, यानी रूस पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी बॉम्बर्स की दहाड़। खार्किव, नीप्रो में ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार। तो वहीं दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए कोहराम। कीव, खार्किव से लेकर डोनेस्क, लुहांस्क तक रूसी ब्रिगेड के आसमानी प्रहार से यूक्रेनी धरती सुलग रही है। बीते 72 घंटों में यूक्रेन की सरजमी पर ऐसा बारूदी भूचाल आया है जिसे देख ज़ेलेंस्की तो क्या, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन तक सहम गए हैं। मगर इसी बीच वॉर जोन से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वो ये कि बाइडेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके बाद पेंटागन जल्द ही यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजेगा। यूक्रेन को 800 से 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दी जा सकती है। तो कुर्स्क की जंग को पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये जंग अब भी लगातार विध्वंसक रूप में जारी है।